फिर कुछ मसाइल के हवाले से, और वो मसाइल हैं जिल्द के मसाइल, जिसके बारे में मुझे बात करना लिटरली बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी ज़ात के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करते रहते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद या तो अच्छा नतीजा निकलता है या ऑब्वियसली बुरा निकलता है। आजकल मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल हैं, जब वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमने एक स्पेसिफिक लफ्ज़ को चेंज कर दिया। अब हम कोड वर्ड्स में बात करते हैं। पहले कहा जाता था वाइटनिंग क्रीम्स, अब कहा जाता है ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं। तो ब्राइटनिंग क्रीम्स की जो जगह है वो सेम है, उनके इंग्रेडिएंट्स सेम हैं। उसमें भी जो है स्टेरॉइड इस्तेमाल होता है, उसमें भी मर्क्यूरी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। एज के साथ साथ जब हमारा चेहरा जो है हमारी उम्र से बड़ा लग रहा होता है, फिर हमें समझ आता है कि कहाँ हमने कौन सी गलती की थी। और इस बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मुज़म्मिल आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत शुक्रिया फर्स्टली तो प्रोग्राम में आने के लिए। सेकेंडली सर, जैसे कि हमने बात की अभी वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में, जो मार्केट में बेतहाशा मौजूद है और 250-250 रुपये में मौजूद हैं। तो वो 250 रुपये की क्रीम 10 दिन लगाने के बाद हमारे चेहरे को जो नुकसान पहुंचाती है, वो अगले 10 सालों में हमारी स्किन का एक तरह से क्या हाल कर सकती है, तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे? सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमें इन क्रीमों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। क्या अल्लाह करीम ने जो हमें खूबसूरती अता फरमाई है, हम उस पर मुतमिन नहीं हैं? असल में होता ये है कि हम खूब से खूबतर की तलाश में रहते हैं। खूबसूरत तो अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है। मसला ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की बजाय, हम अपनी ख़ुराक को मैनेज करने की बजाय और अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको महदूद करने की बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिल्कुल, कि मुख्तसर सी कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं तो फिर हमारा सारी तवज्जो जो है ना वो चेहरे पर आ जाती है कि हमारा चेहरा जो है वो खुशनुमा नज़र आना चाहिए, खिला हुआ नज़र आना चाहिए, वाइट नज़र आना चाहिए, चमकदार नज़र आना चाहिए। ये आपको भी पता है कि क्रीमें वक्ती तौर पर कुछ वक़्त के लिए आपके चेहरे को खुशनुमा तो बना सकती हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो उसका क्या हाल करती हैं, ये मेरा ख्याल फ़ीमेल से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता कि इनका क्या हाल होता है। उसके बाद फिर हमें उसकी किस तरह से जो है वो कवर अप करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अगर हम अपनी ख़ुराक को मैनेज रखें, अगर हम अपने सोने जागने के औकात को ठीक रखें, तो फिर अल्लाह के फ़ज़ल से हमें इन क्रीमों की ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। तो चेहरा जो है वो पुररौनक नज़र आता है। आप ये तजर्बा करके देख लें, जो ख़वातीन और जो मर्द हज़रात नमाज के पाबंद होते हैं, बग़ैर किसी क्रीम लगाने के, बग़ैर कोई ऐसा लोशन लगाने से उनके चेहरे पर एक नूर टपक रहा होता है, उनका चेहरा खुशनुमा नज़र आ रहा होता है, खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। तो हमें चाहिए तो ये कि क्रीमों से मोहताजी अपनी ख़त्म करें, अपनी ख़ुराक को बेहतर करके हम इनसे जान छुड़वाएं, ताकि हमारा चेहरा जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने हसीन और जमील बनाया हुआ है, हमें वही जो है वो हुस्न और जमाल दोबारा से वापस बिल्कुल इस तरह से। लेकिन सर हमने जो एक खूबसूरती का पैमाना है ना, वो गोरा होने पे और सांवला होने पर रख दिया हुआ है। आप देखते होंगे तो हम जब बात करते हैं ना कि आजकल मैं ठीक नहीं लग रही, मेरा रंग बड़ा काला हो गया, हम इस चीज़ को ले आते हैं। हालांकि गंदुमी रंग इतना खूबसूरत लगता है, हमारी जो एशियन स्किन है, अगर हम उसमें रहें, कहा जाता है कि अगर आपका जो भी कलर है उसको बस मेंटेन करना आना चाहिए, उसमें आपने खूबसूरत कैसे लगना है। बेसिकली तो अवेयरनेस या नॉलेज तो बेसिकली ये है, लेकिन हम कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने अर्ज़ की कि मोहताज हैं इन क्रीम्स के, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम वाकई में डिपेंडेंट हैं इन क्रीम्स पे। अगर ये क्रीम्स ना हो तो हमें लगता है कि हम खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, और ये एडिक्ट बना रही है हमें। हम कहते हैं ना कि स्मोकिंग एक तरह से एडिक्शन है, ये क्रीम्स लगाना भी एक तरह से एडिक्शन है। बहुत सी ख़वातीन हैं वो नहीं सोच सकती हैं कोई क्रीम लगाए बगैर। देखें, एक सांवले रंग का बंदा या गंदमी रंग का बंदा अपने चेहरे के रंग को चेंज करने की कोशिश करे तो वो तो एक समझ आता है। तो ये जो वाइट फेस लोग हैं, जो जिनकी रंगत पहले से ही सफ़ेद है, वो इतना सारा कॉस्मेटिक क्यों यूज़ करते हैं, वो इतनी सारी क्रीमें क्यों यूज़ करते हैं, वो सफ़ेद को और सफ़ेद करने की क्यों कोशिश करते हैं? मतलब ये एक लॉजिकली तौर पर है कि अगर आपकी स्किन पहले से ही वाइट है, खूबसूरत है, और आप उसको बिल्कुल थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि आप धो लें या उसको साफ़ कर लें, तो उसके साथ आप वैसे ही खुशनुमा और चमकदार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। असल में ये जो कॉस्मेटिक एक इंडस्ट्री है, ये हमारे जिस तरह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लाज़म और मलज़ूम, जैसे आपने कहा कि वो कर दी गई हैं, ये भी हमारी कमज़ोरियों की वजह से, जो हमारी कमियां हैं उनको उन्होंने जो है वो पकड़ा
कि ये अपने काम तो ठीक करते नहीं ऑब्वियसली है, मार्केट है ही इस तो चीज़ वो इनको ऊपर जो है वो हमारे ऊपर जो है उन्होंने मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह से फिर हम इसके मोहताज होकर रह गए, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन अगर आप हमारी वालिदा की या देखें, बड़ों की स्किन देखें, वो अभी कुछ लगाए बगैर इतनी खूबसूरत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी फ्रेश और ग्लोइंग है जी। कि वो देख कर पता चलता है कि ये कैसे है ना। और हम इतना सब लगाने के बावजूद भी एक डलनेस है और एक ब्राइटन नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती जी, है। ऐसे ही। तो अगर हम इन क्रीम से निकलना चाहें तो कौन से ऐसे टोटके हैं जिसको अपना कर हम डेली लाइफ में उसको ऐड कर लें और उसको कोई नुकसान भी ना हो और हम उसको एंटी एजिंग यानी कि लॉन्ग टर्म उसको लेकर चल सकें? असल में चेहरे पर जो भी चीज़ अयां हो रही होती है वो हमारे एक्सप्रेशन है, जज्बात के असरात दिल हैं, में जो बात हो जो है चेहरे से वो आया। चेहरे पर, ये तो शायराना एक ज़ुबान है जो शेर इसको बोलते हैं या जो शायर इस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। तिब के तौर पर भी जो है ना, जो भी आपके अंदरूनी मिजाज में तोड़ फोड़ है, अगर कोई बीमारी है तो उसका असर भी आपके चेहरे पर अयां है। अगर आपके दिल में नफ़रत है, मोहब्बत है या कोई भी बात है, वो आपके चेहरे से अयां हो रही होती है। अगर चेहरे पर दाने बन गए हैं, दाग बन गए हैं, धब्बे बन गए हैं, तो मेरा ख़्याल है फ़ौरी तौर पर हमें ये टोटकों में या छोटी छोटी चीज़ों में उस तरफ नहीं पड़ना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए कि इनके बनने की असल वजह क्या बनी, जी, जड़ से पकड़ा जाए किसी कौन चीज़ सी को। ऐसी बीमारी हुई, कौन सा ऐसा मर्ज़ हुआ, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम हुआ हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर इस तरह के जो हैं वो पिंपल्स जो हैं वो नुमा गए, बन गए। तो हमें उसको पकड़ के उसका इलाज करवाना चाहिए, तो उससे हम बड़ी जल्दी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हमारे जो टीन एज बच्चे बच्चियाँ हैं, जब उनको अपने एज के वो अवाइल उम्री में होते हैं तो स्किन में थोड़ी सी हरारत बढ़ती है, बॉडी में थोड़ी हरारत आती है, हीट अप बॉडी होती है, वार्म अप होती है, उसकी वजह से जो फेस स्किन है ये थोड़ी सॉफ्ट है, बड़ी सेंसिटिव है, तो उसका असर जो है ना वो इस पर नुमाया होता है। तो कोई एक दाना जो स्किन के अंदर एक फासद मादा जमा होता है वो इस पर फिर जो है वो अटैक करता है, उसमें फिर एक दाना बनता है। हम करते क्या हैं, वो एक दाना जो होता है ना, हम कहते हैं इसकी ऐसी की तैसी, इसकी जुर्रत कैसी हुई हमारे चेहरे पर आने की, फिर हम उसको कुरेदते हैं। हम जब उसको कुरेदते हैं तो उसमें जो एक फासद मवाद होता है, जो जहरीला मवाद होता है, वो फिर एक बनने के साथ वो पूरी स्किन पे फैलता है, उसके साथ दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, तीसरे से चौथा बनता है, तो फिर हुआ हमारी अपनी ही उस्तादी हमारे चेहरे को ले डूबती है। बिल्कुल इस तो तरह हमें से। अपने पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, हमें पहले उस बीमारी का जो है वो मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी वजह क्या बनी। मतलब आप 5-7 दिन तक मुसलसल अगर गोश्त खाए जा रहे हैं और सब्जियों का आपके जिस्म में अमल दखल नहीं है, तो जारी बात है उसके असरात तो आएंगे बिल्कुल इस आपके तरह से जिस्म। जैसे हम खाते हैं ऑब्वियसली वैसे ही नज़र आते हैं। सर, आप कुछ चीज़ें लेकर आए हैं इस क्रीम के लिए, जी। आप हमें बताएंगे कि क्या चीज़ें जो है इस्तेमाल करके हम एक ऐसी क्रीम बना सकते हैं जिसको हम जैसे कहा जाता है मॉइस्चराइज़र के तौर पर, जिनकी स्किन पर खुश्की हो जाती है। अब मौसम भी एक तरह से ऐसा है जिससे हमारी रंगत को भी थोड़ा सा निखार आ जाए, धूप में जाते हैं हम उससे भी थोड़ा सा बच सकें, तो वो आप हमें हमने बताएंगे। बहुत सारी कोशिश की कि हम अपने जितने भी नाजरीन हैं उनको ये जो ख़तरनाक स्टीरॉयड वाली क्रीमें हैं इनसे छुटकारा दिलाने के लिए, इनके लिए कोई तिब्बी ऐसा फार्मूला हो जो बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हो और उनकी स्किन को सॉफ्ट भी रखे, नरम भी रखे और उनको दाने दाग धब्बों से जो है वो साफ़ भी रखे। उसके लिए चंद चीज़ें हैं वो मैं नाजरीन के सामने जो है वो अर्ज़ कर देता हूँ। बहुत सारी महंगी भी नहीं है और बहुत सारी जो हैं वो ऐसी नहीं है कि ना मिल सकें, बिल्कुल आसानी इस से तरह मिलने वाली सबके चीज़ें अफोर्ड हैं। में है। ये एक है रोज़ वाटर, इसको कहते हैं, ठीक है। गुलाब का रंग, बड़ा आसानी से मिलने वाला है। ये आप ले लें 1 चम्मच, ये वैसे बोतल में ले आऊँ, 1 चम्मच इसमें से लेना है। और ये है रोगने बादाम। ठीक है। आपको मेरा ख़्याल है नाजरीन को किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ने बादाम की शक्ल में हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत अता फ़रमाई हुई है। बादाम इतने ज़्यादा फ़वाइद रखता है, बादाम इतनी ज़्यादा अफादियत रखता है, नज़र दिमाग की कमज़ोरी पर इसके लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं, दायमी नज़ला ज़ुकाम पर इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये बादाम का निकाला हुआ आयल है जो रोगने बादाम जो है वो जाना जाता है। रोगने बादाम लेना है आपने, ये भी आपने 1 चम्मच लेना है। और इसके साथ ये ग्लिसरीन है, ये तो कॉस्मेटिक वाले जो है वो बड़ी इस्तेमाल करते हैं, क्रीमों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लिसरीन जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनका एक्सट्रैक्ट होता है, उनका ऑयल बनाया हुआ होता है। ये गुलाब का अर्क
और रोगने बादाम, इन तीनों चीज़ों का बवक्ते ज़रूरत एक एक चम्मच लेके आपने मिक्स कर लेना है। इसका एक जो है वो एमल्शन बन जाएगा, जैसे लोशन टाइप बनता है। ठीक है। इसको बना के रख लें और रात को सोते वक्त पहले आपने गुलाब के अरक से अपना पूरा चेहरा जो है वो धो लेना है, जैसे छींटे लगा के धोते हैं, साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये वाला आपने लोशन उस पर अप्लाई करना है और सो जाना है। सुबह उठ के फिर गुलाब के अरक से ही आपने इसको धो लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुछ अरसे में आप देखेंगे कि जो महंगी तरीन क्रीमें आपके चेहरे पर फ़ायदा नहीं दे पा रही हैं, इस छोटे से नुस्खे के साथ अल्लाह करीम आपका चेहरा खुशनुमा भी कर देगा और दाने दाग धब्बों से बिल्कुल आपको निजात हासिल हो जाएगी। ज़बरदस्त हो गया सर। तीनों चीज़ें रिपीट कर सकते हैं हम दोबारा? जी, ये है अरके गुलाब। गुलाब एक अल्लाह की बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, जो जहाँ पर पड़ा हो वहाँ पे एक ऐसा खुशनुमा माहौल बना देता है। इसको तमाम फूलों का सरदार कहा जाता है और इसकी खुशबू तमाम खुशबुओं पर गालिब होती है। तिब्बी तौर पर इसके फ़वाइद अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से आप दिल के अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो हाजमे की ख़राबी है, मैदे के अमराज हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इसका अर्क निकाला जाता है, इस अर्क को बुनियादी तौर पर हम चेहरे की जो स्किन होती है, जो नरम और सॉफ्ट स्किन होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये गुलाब का अर्क लेना है 1 चम्मच, ये मैं एक वक्त का जो है वो बता रहा हूँ, 1 चम्मच लेना है। और ये बना के भी रख सकते हैं हम? जी बिल्कुल बना के रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा देर फ्रिज में ना रखें, ज़्यादा टेम्परेचर में ना रहे, वैसे ये रहे तो ये ख़राब नहीं होता है। और ये रोगने बादाम है, बादाम का तेल जो है वो इसको कहते हैं, ये 1 चम्मच ले लेना है। और इसके अलावा है ये ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन जो है वो वैसे भी स्किन पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये एक नुस्खा हमने बड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है इन तीनों चीज़ों के मिजाज के साथ, कि ये आप सांवले रंग वाला इस्तेमाल करें, गंदमी रंग वाला इस्तेमाल करें, सफ़ेद स्किन वाला इस्तेमाल करें। तो इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि अगर आपका चेहरा दानों से भरा हुआ है, ये दाने ख़त्म कर देगा। ज़बरदस्त। अगर आपके चेहरे पर पुरानी छाइयाँ हैं, दाग बन गए हैं, छाइयाँ बन गई हैं और आप बड़ी बड़ी क्रीमें इस्तेमाल करके जान नहीं छुड़वा रहे हैं, तो ये आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसके साथ दाग, छाइयाँ, धब्बे जितने भी हैं वो सारे अल्लाह के फजल से साफ़ हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि आलमंड ऑयल जो है, बादाम रोगन जो है, जिनकी स्किन ऑयली होती है, क्या वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ऑयली स्किन पर ही ज़्यादा दाने बनते हैं। इसी के लिए ये मैं आगे वाली चीज़ नाज़रीन के लिए लेकर आया हूँ। ये पंसारी से मिलने वाली चीज़ें हैं उनाब, ये सुर्ख रंग के हैं, छोटे जैसे बेर होते हैं। ये उनाब ले लेने हैं आपने 3 दाने सिर्फ उनाब, और इसके साथ तुख्म कासनी। ये हमारे गांव वालों को किसी को आप पूछेंगे तो वो कासनी का बताएंगे, ये बड़ी एक आम फसल है जो हमारे खेतों में पाई जाती है। ये उसके तुख्म है, तुख्म कासनी। ये 3 दाने उनाब के और आधा चम्मच तुख्म कासनी के, ये मिट्टी के बर्तन में रात को आपने 1 गिलास पानी में इन दोनों को भिगो के रख देना है और सुबह उठ के इनको थोड़ा मल लेना है, मसल लेना है। फिर उसको निचोड़ के उसका पानी निकाल के वो पानी साथ सुबह इस्तेमाल करें तो ये जो आपने कहा कि जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मतलब ऑयली स्किन का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में रतूबात का इजाफ़ा हो चुका हुआ है, तो हम फिर देखते हैं कि उन रतूबात को मैनेज कैसे किया जाए, उनके लेवल पर कैसे लाया जाए। जैसे ही फिर अद्वियात के इस्तेमाल के साथ वो अपने लेवल पर आती हैं और इन दोनों का इस्तेमाल इकट्ठा किया जाता है तो अल्लाह के फजल करम के साथ चेहरा खुशनुमा भी हो जाता है, रंगत साफ़ भी हो जाती है और बहुत सारी क्रीमें जो नुकसानदेह हैं उनसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि उनाब के 3 दाने और तुख्मे कासनी का आधा चम्मच। जी, आधा चम्मच इसको मिट्टी के बर्तन में हमने रात को भिगो कर रखना है और जो 3 हमने ये करना है, इसके बाद हमने इसको खा लेना है या इसको हमने वेस्ट कर देना है? आपने निचोड़ लेना है, ये चीज़ें अलग कर देनी है, सिर्फ इसका पानी निचोड़ के ना वो पानी आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमें बताइए कि उनाब की तासीर है जो थोड़ी सी ठंडी होती है, तो इसको हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? मौसम जैसे सर्दियों का है। ये मैंने 3 दाने इसलिए बताए हैं कि ये किसी भी मिजाज पर जो भारी नहीं पड़ेंगे, इनकी मिकदार होती है। अगर आप इतनी मिकदार में कोई भी मिजाज वाला आदमी ले सकता है तो उसके साथ इसको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हमने लगाने के लिए भी बता दिया है कि लगाने के लिए हम ग्लिसरीन, बादाम का तेल और रोज़ वाटर का इस्तेमाल किस तरह से अपनी स्किन पर कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली जिनकी ऑयली स्किन है उसके लिए 3 दाने उनाब के और तुख्मे कासनी, और इनको हम वज़न या फिर वो 1 टीस्पून उसका तुख्मे कासनी का और 3 जो है वो उनाब हम तोड़कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कब तक हमें जारी रखना होगा?
ये 10 दिन के अंदर इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे नताइज आ जाते हैं, लेकिन मैं अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम में ये अर्ज़ करता रहा हूँ कि किसी भी बीमारी की सूरत में ना हमें अच्छे मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करके अपनी बीमारी की तशख़ीस करवानी चाहिए कि असल में ये मसला बन क्यों रहा है, फिर जाके उसका ख़ात्मा होता है। क्योंकि वो फिर आपके लिए डाइट प्लान होगा, फिर आपके लिए जो भी आपके मामलात हैं उसके लिए वो आपको एक लिमिटेशन बताएंगे कि आप इन चीज़ों से बच जाएं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो उनसे फिर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन 10-15 दिन के इस्तेमाल करने से इसके फ़वाइद आना शुरू हो जाते हैं। सही हो गया, तो ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। और फर्स्टली जैसे आपने कहा ना कि हमें किसी रूट को पकड़ना चाहिए कि उसका मर्ज़ की वजूहात क्या हैं, और बजाय उसके कि हमें पता चल रहा है कि स्किन पर दाने आ गए हैं, क्रीम्स लगाना शुरू कर दिए और उसके बाद वो दाने तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है। फर्स्टली तो असल में हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये आप भी बाहर गुज़र के आए हैं, आलूदगी इतनी ज़्यादा हमारी बढ़ गई है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम अपने फेस को बचा नहीं सकते हैं, जो मर्ज़ी हो जाए हम उसको सेफ़ नहीं रख पाते हैं। ये गुलाब का अर्क एक ऐसी अल्लाह की नेमत है कि आप घर से निकलें तो इससे अपना चेहरा धो लें, और जब घर वापस जाएं तो आप इससे छींटे लगा के इसका चेहरा धो लें। ये जो भी सारी जो गंदले मवाद हैं, जो सारी चीज़ें एक नुकसानदेह हमारे स्किन पर आई हुई हैं, वो अल्लाह के फजल से इससे साफ़ हो जाएंगी और हम काफ़ी सारे जो बाहर वाले नुकसानात वाली चीज़ें हैं उनसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि आपने अभी उनाब का जिक्र किया ना, उनाब को मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया था जब मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा दाने निकल आए थे, तो तकरीबन 15 दिनों में या 20 दिनों में नेक्स्ट मंथ तक ना जो निशान थे वो बहुत हद तक फेड होना शुरू हो गया था। ये बहुत इसने काम किया था और ये वाकई में बहुत अच्छा। जैसे कि आपने रोज़ वाटर का जिक्र किया, रोज़ वाटर हमें कहा जाता है जैसे कोई चीज़ हमें मार्केट में ऑथेंटिक उस तरह से अवेलेबल नहीं होती है, तो हम घर में क्या रोज़ वाटर निकाल सकते हैं? बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं, बहनें, बेटियां हैं, उनको पता है वो ना मेहंदी की शक्ल में कुछ रंग निकालती होती थी पहले घर, जैसे रंग निकालना कहते हैं, वो मेहंदी की शक्ल में एक बनता है। जो तरीका उसका होता है वो सबको नाजरीन को पता है, वो जो कुछ हमारी हैं माएँ उनको पता चल जाएगा कि वो रंग कैसे निकाला जाता है। वरना इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 2-3 बर्तनों का इस्तेमाल होता है अर्क निकालने का, उससे हम आसानी से अर्क निकाल सकते हैं घर के अंदर। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सही, तो इसके खालिस होने की क्या एक निशानी होती है जो हम जहन में रख सकें? क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा ये थोड़ा सा थिक होता है बहुत ज़्यादा, या फिर डिफरेंट होता है जितना भी इस्तेमाल किया जाए। किसी भी अर्क को जानने का बेहतरीन तरीका ये है कि हमें उसकी खुशबू पर नहीं जाना चाहिए। मतलब आप हमेशा देखा जाता है कि ये अजवैन का अर्क है तो हम उसका सेंस फील कर रहे होते हैं कि इसमें खुशबू आ रही है कि नहीं। आप उसको जायके को देखें, आप थोड़ा सा 1 टीस्पून उसका पी के देखें, तो अगर तो आपको पीने में गुलाब की पत्ती जैसा जायका आ रहा है, जिस तरह से गुलाब की पंखड़ी का जायका होता है, अगर तो वैसे जायका आपको आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। लेकिन अगर आपको वो पीने के साथ विद इन सेकंड्स ही उसका जायका ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो सिर्फ खुशबू इस्तेमाल की गई है, वो उसमें उसका कोई असर नहीं है। तो आप जब भी अर्क ख़रीदें तो उसको खोल के टेस्ट करके फिर आप उसको ख़रीदें। सही हो गया। तो इन क्रीम्स के अलावा या स्टोट के अलावा हम कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपनी देसी चीज़ जिसे हम कह सकते हैं, हम डेली लाइफ में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं इन क्रीम्स वगैरह से बचने के लिए? तो एक स्पेसिफिकली टोटका हो गया नाइट क्रीम के लिए। सीजनल होती हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे खित्ते को खूबसूरत मौसम अता फरमाए और ये बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। 3 माह 4 माह के बाद हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त इस मौसम में हमारे लिए कुदरत ने कौन सी नेमतें भेजी, तो हमें उस मौसम की वो नेमतें एंजॉय करनी चाहिए। दूसरे मौसम का फल, दूसरे मौसम की सब्ज़ी और दूसरे मौसम का कोई भी ऐसा फ्रूट जो है वो नहीं लेना चाहिए। मौसम की मुनासबत से अपनी ग़िज़ा रखें। अगर इस वक्त सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आम का सीज़न जा रहा है, तो हमें अपने दस्तरखान को आम से नहीं सजाना चाहिए। अनार आ रहे हैं तो हमें अनार रखने चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में हमें आम का सीज़न है, जो उस तरह के जो उसके फल हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। सब्ज़ियां जो आ रही हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे ही हम ख़ुद को फितरत के ऐन मुताबिक ढाल लेंगे, असल मसला यहाँ होता है कि हमने गैर फितरी चीज़ें अपने ऊपर लागू करना शुरू कर दी, जो हमारी स्किन के मुताबिक नहीं है, जो हमारे मैदा के मुताबिक नहीं है, जो हमारी जिसामत के मुताबिक नहीं है। जब हम गैर फितरी अमल करते हैं तो फिर फितरत नाराज़ होती है, वो फिर उसके साथ हमारे ऊपर काफ़ी सारी आजमाइशें आना शुरू हो जाती हैं। आपको पता ही नहीं है कि हमने वो बीमारियां आ गई हैं हमारे मुआशरे में कि जिनका नाम ही कभी नहीं हमने सुना।
फिर ख़तरनाक सूरत हाल ये पैदा होती है कि उन बीमारियों का इलाज भी नहीं मिल रहा होता, मतलब इलाज करवाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रही होती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम सिर्फ दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ना अपनी खुराक चेंज करते हैं, ना खुद को परहेज़ पर हम एग्री करते हैं, ना हम सुबह की सैर की तरफ तैयार होते हैं। हम कहते हैं बस बिस्तर पर पड़ें, कोई ऐसी दवाई खाएं जिससे चमत्कार हो जाए और हम फौरी ठीक हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। इस तरह से ये है, हम जिस तरह से सुस्त होते जा रहे हैं तो मुझे लगता है बीमारियां मजीद करीब आती जा रही हैं। और इसी के साथ ही बहुत अच्छा लगा सर, मैं आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारे जो यहाँ पे मेहमान जितने भी आए हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि जब भी हम कुदरत से, फितरत से दूर होते जाएंगे, हमारी जो हालत है वो कुछ इस तरह से होती जाएगी जिसकी लिए हमें कोई इलाज नहीं मिलेगा या उसकी शिफा हमें नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपना कर अगर हम तंदुरुस्त रह सकते हैं तो क्यों ना उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया जाए, चाहे वो हमारे मर्ज के लिए हो, चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे वो अंदरूनी सेहत के लिए हो या फिज़िकल मेंटल स्टेट के लिए हो। अगर हम फितरत के करीब रहकर उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तो क्यों उसमें सुस्ती की जाए। तो परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो छोटी चीज़ें अद्वियात पे जाने से बेहतर है उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया जाए जिसका हुक्म दिया गया है या उस पर हुस्न पर अमल कर लिया जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से ज़हनी और जिस्मानी से बच सकते हैं।